सभी लोगों का क्रांति कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में मैं हिमांशु मौर्य स्वागत करता हूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है सीपीयू। हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था, आउटपुट डिवाइसेस के सेक्शंस पूरे क्लियर हो गए थे और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सीपीयू। देखिए, सीपीयू का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके एडीसीए हो, ट्रिपल सी हो या फिर कोई भी कोर्स आप कंप्यूटर का बेसिक कर रहे हो, उसमें ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट होता है जिसमें आप लोग गलती करते हो। तो देखिए, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जो सीपीयू है इसका पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब इसको शुरू करने से पहले आप ये जान लीजिए कि जैसे इंसान में यानी ह्यूमन बीइंग्स में माइंड होता है, दिमाग होता है, ठीक, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है नहीं है, मतलब दिमाग ही सारी अवस्थाओं को, सभी क्रियाओं को, सभी चीज़ों को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, किस तरफ हाथ लेकर के जाना है, किस तरफ पैर लेकर के जाना है, वो सारा कंट्रोलिंग किसके पास होता है? माइंड के पास होता है। ऐसे ही सीपीयू में, मतलब हमारे कंप्यूटर में सीपीयू होता है जिससे कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। ठीक है, सारी चीज़ों को कंट्रोल करने का काम सीपीयू का ही होता है। तो चलिए अब देख लेते हैं होता कैसा है हमारा सीपीयू। तो कंप्यूटर में जो माइक्रो प्रोसेसर्स लगे होते हैं उन्हीं को सीपीयू कहा जाता है। ठीक है, चाहे सीपीयू कहिए चाहे माइक्रो प्रोसेसर, और नाम मैं बता चुका हूँ, पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंटर मतलब केंद्रीय परिष्करण इकाई। ठीक है, इस तरह से प्रोसेसिंग का शायद परिष्करण ऐसे कुछ रहता है, देख लीजिएगा आप लोग, हिंदी इसका क्लियर नहीं है। तो सीपीयू जो देखिए, सीपीयू दो तरीके के आते हैं। एक हमारे डेस्कटॉप का सीपीयू रहता है, उसमें अलग तरीके का सीपीयू लगता है, और एक लैपटॉप का सीपीयू रहता है, उसमें दूसरा सीपीयू लगता है। हालांकि काम दोनों का एक ही है, माइंड की तरह ही काम करते हैं। अब ये जो सीपीयू होता है ये ऐसे सेक्शंस रहते हैं मदरबोर्ड में, ठीक है, लैपटॉप में भी, और हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर जिसमें हमारा मॉनिटर अलग रहता है, कीबोर्ड अलग रहता है, माउस अलग रहता है, इस तरीके के कंप्यूटर को हम लोग डेस्कटॉप कंप्यूटर कहते हैं। तो उसके अंदर जो एक सेक्शन लगाया था मदरबोर्ड, मैंने इनसाइड ऑफ द सिस्टम यूनिट में मदरबोर्ड को पढ़ाया है, तो उसमें जो है ये चीज़ लगी रहती, इसी पर ये प्रोसेसर लगाया जाता है। ठीक है, और यही प्रोसेसर जो है सारी कैलकुलेशन को करने का काम करता है, मतलब पूरे के पूरे इनपुट को, आउटपुट को, प्लस हार्डवेयर डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन, सारी चीज़ों को लगभग यही हमारा कंट्रोल करता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे देख लेते हैं ये काम कैसे करता है, उसके बाद जो है इसकी थ्योरी स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिए क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारा। ठीक है, इसको समझना ज़रूरी है। देखिए, सीपीयू में मेनली हमारे, मतलब एक जो प्रोसेसर होता है उस प्रोसेसर के तीन हिस्से होते हैं। कितने? तीन हिस्से होते हैं, और उन तीन में एक होता है हमारा मेमोरी यूनिट या फिर मेन मेमोरी बोल सकते हैं, एक होता है कंट्रोल यूनिट जिसको शॉर्ट में सीयू बोला जाता है, और एक होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, ये तीन हिस्से होते हैं हमारे माइक्रो प्रोसेसर के। ये तीनों, मतलब अभी हम केवल एक छोटा सा समझने वाले हैं ऊपर ऊपर का कि ये काम कैसे करता है। ठीक है, तो जो बेसिक सा है वो क्या है, सीपीयू के तीन हिस्से होते हैं, मेन मेमोरी, कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिकल लॉजिकल, मतलब अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, ALU CU MU, ये तीन हिस्से होते हैं। ये तीनों, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमने कीबोर्ड से कुछ टाइप किया, ठीक है, तो वो टाइप होने के बाद सबसे पहले सीपीयू के पास जाता है, मतलब डायरेक्टली सीपीयू के पास नहीं जाता है, बीच में और भी कुछ चीज़ें होती हैं। मतलब ऐसे समझिए हमने कुछ इनपुट किया, वो इस सीपीयू के पास जाता है, सीपीयू की मेन मेमोरी में जाता है। ठीक है, मतलब रैम हो गया या फिर जो भी होती है जहाँ से इन्फॉर्मेशन आती है इसके पास, उसमें आएगा। उसमें आने के बाद ये भेजता है कंट्रोल यूनिट के पास। अच्छा, एक बार और समझ लीजिए, मेन मेमोरी का काम होता है कुछ चीज़ों को, कुछ डेटा को अपने पास स्टोर करके रखना। कंट्रोल यूनिट का काम होता है कंट्रोल करना, और साथ ही साथ ये, मतलब सारी चीज़ों को निश्चय लेना होता है कि अगर इसी का काम होता है, अगर स्टोरेज के लिए भेजेंगे, मतलब हम कंप्यूटर में कुछ सेव कर रहे हैं ना, तो उसको भेज देगा हमारे सेकेंडरी मेमोरी में, यानी हार्ड डिस्क, FDD या फिर बाकी सब चीज़ों में, है ना। अगर कैलकुलेशन से रिलेटेड कोई काम रहेगा तो वो अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट के पास भेज देगा, यानी सब्ट्रैक्शन करना हो गया, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ऐसा कोई भी लॉजिकल काम होता है तो ये कंट्रोल यूनिट से कहाँ पर आ जाता है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट के पास भेज देगा। अब अगर वो डेटा सेव करने के लिए भेजा होगा, मतलब हमने कुछ डाटा उसमें स्टोर किया, तो कंट्रोल यूनिट के पास आएगा और ये डिसाइड करेगा कि वो स्टोर करने के लिए भेजा गया है, तो वो कहाँ पर भेज देगा, हमारे सेकेंडरी मेमोरी में, जैसे हार्ड डिस्क हो गई, पेन ड्राइव हो गई। ठीक है, इस तरीके की चीज़ों पर। अब इतना करने के बाद जैसे ही हमारा कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाता है ना, तो हमें आउटपुट भी दिखाई दे जाता है इतना एक काम करने के बाद। जैसे मान लीजिए हमारा सेकेंडरी मेमोरी में कोई चीज़ है, ठीक है, केवल बेसिक बेसिक से समझते चलिए। अगर सेकेंडरी मेमोरी में कोई चीज़ है, हम उसको देखना चाहते हैं, जैसे ये एक प्रोजेक्ट हमने बना के रखा हुआ है, इसको हम देख रहे हैं अभी,
है ना। तो वहाँ से सीधा आएगा किसके पास, यहाँ कंट्रोल यूनिट के पास, ठीक है। मतलब इस सीपीयू में आ जाएगा कंट्रोल यूनिट के पास। अब कंट्रोल यूनिट जो है भेजेगा यहाँ पर, ठीक है। मतलब कंट्रोल यूनिट से सीधा जाएगा यहाँ मेन मेमोरी में, यानी रैम से, फिर उसके बाद रैम पे जाएगा। रैम में लोड होने के बाद जो है तब जा कर के हमें कहीं आउटपुट दिखाई देता है। मतलब इसका टोटल स्ट्रक्चर कुछ ऐसे ही चलता रहता है सर्कुलर में, ठीक है। और जितनी तेज़ हमारा प्रोसेसर काम करता है उतनी ही तेज़ हमें आउटपुट इनपुट करने में सहायता मिलती है। अगर इसको आप बेसिकली समझना चाहो तो बस इतना समझो, इनपुट डिवाइस से डाटा आता है हमारे मेमोरी में, मेन मेमोरी में कंट्रोल यूनिट के पास आता है। कंट्रोल यूनिट से ये डिसीजन लेता है कि स्टोर करना है या आउटपुट दिखाना है। अगर स्टोर करना होता है तो सेकेंडरी मेमोरी के पास भेजेगा, कैलकुलेशन करना होता है, जोड़ना घटाना गुणा भाग कुछ भी, तो इसके पास भेजेगा, ठीक है। और उसके बाद हमें आउटपुट दिखाई देता है, ठीक है। मेन फंक्शन ऊपर ऊपर का बस यही इतना है। अब जो आगे की चीज़ है उसको देख लेते हैं, इसकी थ्योरी, मतलब क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। तो इसकी जो थ्योरी है इसको बोला जाता है प्रोसेसिंग डिवाइस, क्योंकि ये सारे के सारे कैलकुलेशन को प्लस स्टोर करना है, आउटपुट डिवाइसेस, हार्डवेयर इनपुट डिवाइसेस, इन सभी के प्रोसेस को अपने पास अब इसके थोड़ी थ्योरी देख लेते हैं। तो इसमें थ्योरी में क्या लिखा गया है, प्रोसेसिंग डिवाइस का अर्थ है गणना, तुलना और निर्णय। जैसे कि मैंने बताया, कैलकुलेशन अगर करना होता है, मतलब अगर हमें, एक मिनट, देखिए जब भी गणना करना हो, ठीक है, तुलना करना हो या फिर कोई निर्णय लेना हो, मैंने बताया गणना के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। तुलना में कंपैरिजन करने के लिए होता है, निर्णय कंट्रोल यूनिट लेता है, ठीक है। इन सभी कामों को कौन करता है, हमारा सीपीयू करता है, ठीक है, ये सीपीयू करता है। अब उसके बाद यहाँ क्या लिखा है, प्रोसेसिंग डिवाइस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, यानी प्रोसेसिंग जो डिवाइस होती है, यानी जो प्रोसेस करने वाला डिवाइस है, जो सारे कामों को प्रोसेस करता है, वो कौन करता है, सीपीयू करता है। इसे माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है, इसको क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है, ठीक है। कंप्यूटर में एक छोटी चिप है जो इनपुट प्राप्त करती है। कंप्यूटर के अंदर एक छोटी चिप होती है जो इनपुट प्राप्त करती है और आउटपुट प्रदान करती है। वो निर्धारित किसके द्वारा किया जाता है, इसी सीपीयू द्वारा, ठीक है। अब यह बना किससे होता है, यह सिलिकॉन से बना होता है। किससे, सिलिकॉन एक मैटर है, मटेरियल है, जिससे ये इस चिप को यानी सीपीयू को बनाया जाता है। इसमें लाखों ट्रांजिस्टर्स शामिल होते हैं, ठीक। ट्रांजिस्टर को हम आगे डिस्कस करेंगे क्या होता है, बस इतना जानिए कि जैसे हमने बताया था थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर्स यूज़ किए थे, बड़े बड़े ट्रांजिस्टर थे। उन्हीं ट्रांजिस्टर्स को आप ऐसा समझिए कि इसमें बहुत ज़्यादा छोटा करके इसमें लगा दिया गया है, मतलब बहुत ही ज़्यादा, लेकिन थोड़ा एग्जाम्पल गलत हो जाएगा। आप ऐसे समझिए कि भी कि लाखों ट्रांजिस्टर्स शामिल होते हैं, मतलब एक जो सीपीयू होता है वो लाखों ट्रांजिस्टर के बराबर काम करता है। अब जो सीपीयू होते हैं यानी प्रोसेसर्स होते हैं वो दिखते कैसे हैं, तो वो होता है हमारा पेंटियम डुअल कोर, आपने नाम सुना होगा इनका, डुअल कोर, कोर टू डुओ, कोर i3 5 7, ठीक है। मतलब i5 i7 जो अभी के सिस्टम्स आ रहे हैं वो इसी पर आ रहे हैं। ऐसे ही जो और प्रोसेसर रहते हैं, AMD रीजन का रहता है, डेल का अलग रहता है, मैक का अलग रहता है, ठीक है, अलग अलग प्रकार के आते हैं। जैसे मैंने बताया कि सीपीयू के अंदर कितनी चीज़ें होती हैं, तीन चीज़ें होती हैं, मतलब तीन भागों में बटा होता है। एक होता है ALU, CU और MU, ठीक है, जिसको मेमोरी यूनिट या फिर मेन मेमोरी भी बोला जाता है। चलिए, तो चलिए अब अगला देख लेते हैं, मतलब इसके अंदर जो चीज़ें लगी होती हैं उसके बारे में। तो पहले देख लेते हैं अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट या लॉजिक यूनिट, जिसको ALU के नाम से भी जाना जाता है। यह सीपीयू का प्रमुख कंपोनेंट होता है, मतलब एक मेन कंपोनेंट है जो कैलकुलेशन करने में हेल्प प्रोवाइड करता है। अगला है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का यह खंड सभी अरिथमेटिक यानी अंकगणितीय और लॉजिकल यानी तार्किक संचालन को यानी प्रोसेसिंग को एग्जीक्यूट करता है। जैसे ही एग्जीक्यूट होता है ना, हमें आउटपुट दिखाई दे जाता है। एग्जीक्यूशन का मतलब समझिए कि पूरा काम हो चुका हो, ठीक है, वो होता है हमारा एग्जीक्यूशन। सेंट्रल प्रोसेसिंग का यह जो खंड है यानी अरिथमेटिकल लॉजिक, सीधा से समझिए ALU जो है अरिथमेटिक कैलकुलेशन हो या लॉजिकल कैलकुलेशन हो उसको करने के लिए यूज़ होता है। यह सभी ऑपरेशन को दिशा के रूप में करता है, चाहे डेटा या इंफॉर्मेशन अरिथमेटिक हो या लॉजिकल हो। मतलब एक एक डायरेक्शन में करता है, ठीक है, कौन, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। ये बस थ्योरी की चीज़ें हैं, इसको थोड़ा थोड़ा समझिए, बाकी मोटा मोटा काम बस इसका ऐसे ही समझिए कि ये जो है केवल केवल अरिथमेटिक कैलकुलेशन हो या लॉजिकल कैलकुलेशन हो उसके लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है।
लिखा है यह जो काम कैसे करता है, लॉजिकल हो, और वहाँ से डेटा या इन्फॉर्मेशन को मेमोरी यूनिट के पास भेजता है। वहाँ से कंट्रोल यूनिट यूज़र के डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शन के रूप में बसेस के माध्यम से आउटपुट मीडिया को रिजल्ट वापस भेजती है। यानी कि अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट के पास आएगा, वहाँ से जो है डाटा मतलब कैलकुलेट होने के बाद मेमोरी यूनिट के पास जाएगा। मेमोरी यूनिट जो है कंट्रोल यूनिट के पास भेजता है, और कंट्रोल यूनिट जैसा यूज़र चाहेगा उसके हिसाब से आउटपुट दिखा देता है। ठीक है, इस हिसाब से ये काम करता है। अब अगला जो है हमारा वो है हमारा कंट्रोल यूनिट यानी सीयू। सीयू कैसे काम करता है, यह इंस्ट्रक्शंस को डिकोड करता है और निर्धारित करता है कि किसे एग्जीक्यूट किया जाना है। अब डिकोड का मतलब क्या होता है, जैसे कंप्यूटर हमारी मेन लैंग्वेज तो समझता नहीं है, वो समझता है अपनी लैंग्वेज यानी बाइनरी लैंग्वेज, जिसको हम 01 के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो उसी कोड में कन्वर्ट करता है, हम कुछ भी लिखें वो उसी कोड में कन्वर्ट करेगा, और यह निर्धारित किया जाता है कि किसे एग्जीक्यूट करना है और किसे स्टोर करना है। एग्जीक्यूट करना होता है तो, और स्टोर करना है तो अलग चीज़ें होती हैं। अब जो कंट्रोल यूनिट होता है वो प्रोसेसर का एक हिस्सा है जो इंचार्ज है, और यह कंप्यूटर सिस्टम को स्टोर्ड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए निर्देशित करता है। मतलब कंप्यूटर सिस्टम को यानी ऑपरेटिंग सिस्टम को जो इंस्ट्रक्शंस या जो प्रोग्राम स्टोर किए गए हैं, ठीक है, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए निर्देशित करता है, यानी कि आज्ञा देता है। यानी कंट्रोल यूनिट ही कंट्रोल करता है सारे कामों को, यही इंचार्ज होता है। ठीक है, बॉस होता है इन सभी का, जो ये दिखाता है कि तुम ये कर लो, वो कर लो, तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें स्टोर करना है। ये सारी चीज़ें किसके द्वारा की जाती हैं, कंट्रोल यूनिट के द्वारा की जाती हैं। यह हार्डवेयर के अन्य पार्ट्स के साथ कम्युनिकेट करता है। मतलब जितने भी अलग अलग पार्ट्स हैं, कीबोर्ड, माउस या फिर बाकी सारी चीज़ें, रैम, रोम, उसके द्वारा ये कम्युनिकेट मतलब उन सब से ये कम्युनिकेट करता है, बातचीत करता है, समझता है। ठीक है, अब अगला है हमारा मेमोरी यूनिट यानी एमयू। इसमें क्या लिखा हुआ है, मेमोरी यूनिट का मेन काम होता है वही डेटा को स्टोर करना। ठीक है, इस यूनिट में प्रोसेसिंग के दौरान मतलब जब काम हो रहा होता है उस टाइम पर डेटा स्टोर किया जाता है, और ये डेटा स्टोर होने के बाद सीधा जाएगा कंट्रोल यूनिट के पास। कंट्रोल यूनिट को जो काम करवाना रहेगा वो करवा देता है। इसकी गति मेमोरी की तुलना में तेज़ होती है। ठीक है, मतलब जो हमारी नॉर्मल मेमोरीज़ होती हैं यानी रैम, रोम या फिर हमारे पास एसएसडी है, एचडीडी है, उन सब की तुलना अगर की जाए इस वाले मेमोरी से, जो प्रोसेसर के अंदर लगी रहती है, वो काफ़ी तेज़ होती है। ठीक है, औपचारिक रूप से हम इसे क्या कहते हैं, रजिस्टर भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, इसे रजिस्टर कहा जाता है। ठीक है, मतलब इस मेमोरी यूनिट को क्या बोलते हैं, रजिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। शायद स्पेलिंग मिस्टेक है, ओ रहेगा या ई रहेगा, तो इसको देख लीजिएगा एक, शायद रजिस्टर यही रहता है। इसकी गति मेन मेमोरी की तुलना में तेज़ है, यह प्रोसेसर के बहुत करीब होती है, वही बात हो गई। ठीक है, अब अगला है हमारा प्रोसेसर की स्पीड। देखिए प्रोसेसर की जो स्पीड होती है ना, वो उसके कोर्स के ऊपर डिपेंड करती है, मतलब कितने कोर उसके अंदर अवेलेबल हैं। ठीक, यानी बीच में दूरी कितनी है। तो यहाँ पर लिखा गया है, प्रोसेसर कंप्यूटर सिस्टम का प्रमुख कंपोनेंट है जो यूज़र के इंस्ट्रक्शन के अनुसार डेटा और इन्फॉर्मेशन की प्रोसेसिंग करता है। मतलब जो हमारा प्रोसेसर होता है वो मेन कंपोनेंट है, इसके बारे में हम पहले बता चुके हैं। ये सारा का सारा प्रोसेस करता है। कंप्यूटर सिस्टम का परफॉर्मेंस प्रोसेसर की क्षमता पर निर्भर करता है, मतलब कंप्यूटर आपका जितनी तेज़ काम कर रहा है वो प्रोसेसर की वजह से कर पाता है। यह सेकंड्स में यूज़र द्वारा इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कर सकता है, मतलब विद इन सेकेंड लाखों इंस्ट्रक्शंस को ये एक साथ प्रोसेस कर सकता है। यह मनुष्य की तुलना में कहीं अधिक तेज़ी से प्रोसेसिंग करता है, मतलब कोई भी काम करना हो तो यह ह्यूमन बीइंग से काफ़ी ज़्यादा जल्दी कर देता है। यह एक सेकंड में 1 लाख मतलब 1 मिलियन से अधिक निर्देशों को प्रोसेस कर सकता है, जिसे फॉर्मली मिलियंस इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड कहा जाता है, जाना जाता है। मतलब जो प्रोसेसर की स्पीड होती है वो मिप्स में काउंट की जाती है। ठीक है, इसको शॉर्ट में मिप्स बोला जाता है या MIPS बोला जाता है। और जो प्रोसेसर होते हैं ना, वो पहले 16 बिट प्रोसेसर आते थे, 30 बिट प्रोसेसर अभी भी आते हैं, और 64 बिट प्रोसेसर जो है अभी के टाइम पे चल रहा होता है। ठीक, 8 बिट प्रोसेसर भी अभी आते हैं, लेकिन वो छोटे मोटे प्रोग्राम्स में यूज़ किए जाते हैं, छोटे छोटे टास्क होते हैं उसमें यूज़ किया जाता है। हम आगे जानेंगे इसके बारे में जब आगे के कोर्सेस स्टार्ट होंगी तब। प्रोसेसर की स्पीड प्रोसेसर द्वारा एग्जीक्यूटेड बिट पर निर्भर करती है। मतलब जो प्रोसेसर द्वारा बिट को एग्जीक्यूट किया गया, बिट मतलब मैं जैसे बताया था बाइनरी डिजिट, ठीक है, जो उस पर डिपेंड करता है कि टोटल उसमें कितने बिट्स हैं।
यह 8 बिट प्रोसेसर, 16 बिट, 32 बिट और 64 बिट प्रोसेसर जैसे विभिन्न प्रकारों में आता है। यह निर्भर करता है कि हम किस प्रोसेसर का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, मतलब प्रोसेसर की जो स्पीड होती है वो इस बात पर निर्भर करती है कि हम कौन सा प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं। जैसे अभी के टाइम पे देखा जाए, जो 8 बिट प्रोसेसर होता है वो धीमे काम करता है किसके मुकाबले, 16 बिट प्रोसेसर के, क्योंकि ये एक बार में जो है 8 बिट्स को यानी 8 बाइनरी डिजिट्स को लेकर के चलेगा। ये 16 बिट बाइनरी डिजिट्स को लेकर के चलेगा, ये 32 बिट एक साथ करेगा और ये 64 बिट्स को एक साथ करेगा। तो आप लोग खुद देखिए, इसमें से सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन किसके द्वारा किया जा रहा है, मतलब एक साथ 64 बिट्स यानी बाइनरी डिजिट्स को लेकर के एग्जीक्यूट किया जाएगा इस प्रोसेसर के द्वारा। ठीक है, तो ये जो प्रोसेसर होते हैं हमारे सबसे तेज़ प्रोसेसर होते हैं। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब जो कैश मेमोरी होती है वो क्या होती है। कैश मेमोरी देखिए सबसे तेज़ मेमोरी मानी जाती है, जो कि SRAM मैंने जब पढ़ाया था, अच्छा अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। अब जो कैश मेमोरी होती है वो सबसे तेज़ मेमोरी होती है। ठीक है, कैश मेमोरी एक वर्चुअल टाइप की मेमोरी है जिसका उपयोग SRAM में विभिन्न लेवल्स और स्टेजेस में किया जाता है, जैसे L1, L2, L3 ऐसी और भी होती हैं SRAM के अंदर। ठीक है, इसको केवल आप थियोरेटिकली यानी ये क्या चीज़ें होती हैं क्या नहीं। कैश मेमोरी एक वर्चुअल टाइप की मेमोरी है जिसका उपयोग SRAM में किया जाता है। जब हम लोग रैम सेक्शन पढ़ेंगे तब SRAM के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे। यह CPU की प्रोसेसिंग क्षमता को बढ़ाता है। इसे मेन मेमोरी और CPU के बीच रखा गया है। यह मेन मेमोरी से तेज़ काम करती है, मतलब जो मेन मेमोरी है उससे हमारा तेज़ काम कौन करता है, कैश मेमोरी। ठीक है, कैश मेमोरी में एक प्रोग्राम तक पहुंचने में बिताया गया समय 15 से 25 नैनो सेकेंड होता है। ठीक है, मतलब कैश मेमोरी में अगर किसी प्रोग्राम तक पहुंचना है तो उसमें टाइम कितना लगता है, मिनिमम 15 और मैक्सिमम 25 नैनो सेकेंड, जबकि जो मेन मेमोरी में होता है वो 25 नैनो सेकेंड पूरे खर्च होते हैं। ठीक है, तो ये कैश मेमोरी की स्पीड है, कहाँ ये और कहाँ पर ये। यह कंप्यूटर प्रोसेसर में मेमोरी स्पेस में निर्मित है, मतलब ये कैश मेमोरी कहाँ पर होती है, प्रोसेसर के मेमोरी स्पेस से निर्मित है या उसमें निर्मित है, जिसका उपयोग प्रोसेसिंग की स्पीड को बढ़ाने के लिए किया जाता है। फिर डायरेक्टली कह सकते हो कि प्रोसेसर की स्पीड को बढ़ाने के लिए किया जाता है। और जो कैश मेमोरी होती है वो डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करती है जिन्हें तुरंत या एग्जीक्यूट या प्रोसेस किया जाना, मतलब उन्हीं इन्फॉर्मेशंस को स्टोर करती है जिन्हें तुरंत के तुरंत एग्जीक्यूट किया जाना होता है, मतलब जिनका काम बार बार पड़ रहा होता है। या फिर सिंपली आप ऐसे समझ लीजिए, हमारे प्रोसेसर को जिस डेटा की ज़्यादा ज़रूरत होती है वो कैश मेमोरी में स्टोर रहती है। ठीक है, अब आज की क्लास में इतना ही, और जो चीज़ें थी वो पूरी CPU के बारे में हमने बता दी है। हालांकि पूरी चीज़ें नहीं हैं, बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं, बहुत ही छोटी चीज़ें हैं। हालांकि इस क्लास में आपको डाउट ज़रूर हुआ होगा, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या क्वेश्चंस हैं। उसके बारे में एक अलग सी वीडियो बना करके, अगर डाउट ज़्यादा रहेगा तो ये वीडियो हम दोबारा से बना देंगे। ठीक है, अब जो है कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिए थे उनके आंसर्स के बारे में। अब कुछ नए क्वेश्चंस हैं जो पिछली ही क्लास के बारे में हैं, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ाए थे। तो चलिए उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि कंप्यूटर में मेन सर्किट बोर्ड का नाम क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मेन सर्किट बोर्ड इन ए कंप्यूटर। ठीक, और दूसरा क्वेश्चन ये लिखा है कि कंप्यूटर की कौन सी विशेषता इसे इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर से अलग करती है, मतलब कंप्यूटर का ऐसा कौन सा फीचर है जो कैलकुलेटर से अलग करता है कंप्यूटर को। ठीक है, मतलब ऐसी कौन सी एक खासियत है कंप्यूटर की कि वो, मतलब कंप्यूटर को हम लोग कैलकुलेटर नहीं कह सकते जिसकी वजह से, तो इसमें से कौन सी है वो बताइएगा। उसके बाद लिखा है कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। जिन्हें पता है वो कमेंट करके बताएं, मैंने अभी पढ़ाया नहीं है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, पर जिन्हें पता है वो कमेंट करके इसका आंसर ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कीबोर्ड और माउस कितने प्रकार के होते हैं। इसको मैंने डिस्कस किया हुआ है इनपुट डिवाइसेस में, तो इसको आप एक बार देख लीजिए अगर नहीं देखें, और अगर पता है तो इनके आंसर कमेंट करिए। अगला लिखा है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट और हार्ड कॉपी आउटपुट में क्या अंतर है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट कॉपी आउटपुट एंड हार्ड कॉपी आउटपुट। इसके बारे में भी हमने बताया हुआ है, तो इसको भी कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रिंटर। आउटपुट डिवाइस में मैंने प्रिंटर के बारे में भी डिस्कस किया है कि प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, उनके नाम आपको कमेंट करने हैं। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।